हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो आज हमने जो कि एक नई सीरीज शुरू की है उसमें 10 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोगों को कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें आता है बेटा ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। तो ऑर्स्टेड ने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया था मैग्नेटिक फील्ड को लेकर जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑर्स्टेड ने एक चीज देखी थी कि अगर अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है, जो सेटअप आपको पूरा का पूरा यहां पर नजर आ रहा है, तो उसने देखा था कि अगर उसके पास हम कभी भी एक मैग्नेटिक कंपास लेकर जाते हैं तो वहां पर उसके निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब सोचने वाली बात है कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसकी वजह से आएगा। इसका मतलब कि वहां पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और फोर्स बिना फील्ड के एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। जब वहां पर उसकी दूरी बढ़ाई गई और जब करंट को वैरी कराया गया उस करंट कैरिंग वायर में, तो देखा गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, जिससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे भी निर्भर करता है और कितने दूर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उस पर भी निर्भर करता है। तो ये था आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके आगे बढ़े और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया गया, तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से एक बार मैग्नेट आपको नजर आ रहा है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये एक क्लोज लूप को बनाती हैं बेटा। इसके मेन प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट डालते हो तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता चलता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दें तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फोर्सेस मिल जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे सर? तो मैं एक चीज आपको इसमें करके दिखाता हूं। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं और मैंने इसको लिया, तो ये रहा बेटा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन अगर दूसरे वाले के केस में बात करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एक सिंगल पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। इस वजह से बेटा कभी भी दो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। बाकी सारे पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं जिनको अच्छे तरीके से आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सेटअप है और यहां पर करंट जो है बेटा वो पास कर रही है इसमें। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट आपकी कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैंने आयरन के पार्टिकल्स लिए और इस पेपर पर मैंने डाल दिए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो गोल गोल चक्कर बेटा बना रहे हैं। तो इसका मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वैसा ही लग रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, वो क्या होती है बेटा, गोल गोल ऐसे होती है, सर्कुलर होती है। और इसी को निकालने के लिए जो हम लोग रूल पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है बेटा, लेट्स अज्यूम इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है और मैंने अपने थंब को उस करंट के डायरेक्शन में रखा और अगर मैं इसको रोल करता हूं बेटा, तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। यहां आप देख सकते हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट और ये जो मैं रोल कर रहा हूं बेटा, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है बेटा। आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं। यहां आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारे पास सर्किट है। ये देखो, ये मेरे पास पूरा का पूरा सर्किट है जो कि दो टर्मिनल्स इनके एडेड है, एक साइड प्लस है एक माइनस है। या ऐसे बोल लेते हैं कि इसको मैंने किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? तो अगर मैं दोनों पार्ट को देखो, इस पार्ट को मैं एक कंसीडर कर लूं स्ट्रेट वायर और इस पार्ट को बेटा, तो यहां पर भी क्या होगी, सर्कुलर लूप्स बनेगा बेटा। देखो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सर्कुलर होंगी, यहां पे भी सर्कुलर होंगी और अल्टीमेटली आप देखोगे
तो ये कुछ ऐसे-ऐसे बनते हुए आएँगी और बीचों-बीच बेटा ये क्या हो जाएँगी? स्ट्रेट हो जाएँगी बेटा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो और ये डायग्राम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो पहली बात ये आती है बेटा कि सोलेनॉइड क्या होता है? तो अगर वायर्स को बेटा जो हमारे पास वायर्स हैं, उनको हम सर्कुलर वे में हम अगर लपेट देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड। अगर उसके अंदर हम लोग करंट का फ्लो करते हैं, उनके गैप्स वगैरह भी बराबर होने चाहिए, जो कि ज़्यादातर आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। बट अभी के लिए ये जान लो कि अगर मान लो मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर भी है और उस पर मैंने क्या किया ऐसे बेटा वायर्स को लपेट दिया और उसमें करंट का फ्लो करा दिया, तो इट विल एक्ट एज अ सोलेनॉइड। और आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो कैसा एक्ट करता है बेटा, जैसा कि एक बार मैग्नेट आपका एक्ट करता है। उसका एक साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और एक साइड बेटा आपका साउथ पोल की तरफ एक्ट करेगा। और अगर ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी ही होंगी जैसा कि एक बार मैग्नेट का होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर भी, यहाँ पे नॉर्थ इस साइड में है, साउथ इस साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ आ रही हैं और इन साइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में पूछा है। अगर मान लो उस वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस केस में उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा बेटा, उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बोलता है कि आप ये ध्यान से देखिए, आप लेफ्ट हैंड लीजिए और इन तीनों उंगलियों को थंब, फॉर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करिए। और अगर आप अपने फॉर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, अगर आप अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये जो अंगूठा है या जो थंब है, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है बेटा। इसके आगे हम बढ़ते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट बेटा वो करंट होती है जो वैल्यू चेंज नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब एक ही डायरेक्शन में 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, तो 5 एम्पीयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में बेटा वो वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। वो वैल्यू कभी 5 होगा, कभी 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5 होगा। तो वो माइनस में करंट नहीं होता है सॉरी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है बेटा। तो इस वजह से हम लोग माइनस में यूज करते हैं, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस होता है आपका डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार का होता है। इसके यूजेस क्या हैं, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगर हम लोग हाउस होल्ड सर्किट की बात करते हैं, तो हाउस होल्ड सर्किट बेटा जो हमारे घर पे यूज हो रहा है बेसिकली, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। ये दोनों वायर सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में आते हैं, जहां पर आपके एमसीबी वगैरह लगे रहते हैं। देन इसके बाद से बेटा ये आता है इलेक्ट्रिक मीटर में, और इलेक्ट्रिक मीटर में आने के बाद से बेटा क्या होता है कि ये आपके बॉक्स स्विच में चला जाता है, जहां पर बॉक्स लगे रहते हैं ताकि आप अलग अलग अप्लायंसेस का स्विच दिए रहते हो। और यहां से ये दोनों वायर बेटा पैरेलल जाते हैं। देखो, एक रेड वाला वायर है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, और ये जो ब्लैक वाला वायर है बेटा, ये न्यूट्रल वायर होते हैं। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। और हमें हर अप्लायंसेस के अलोंग हम चाहते भी यही है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिले, 220 वोल्ट मिले बेटा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जो ग्रीन वायर कहां से आ गया, तो इसको बोलते हैं अर्थिंग या इसको बोलते हैं अर्थ वायर। इसका यूज तब होता है जब हम कोई लार्ज अप्लायंसेस का यूज करते हैं या मेटालिक अप्लायंसेस का यूज करते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किटिंग होने पर चार्जेस का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है बेटा कि वहां पे करंट लगने का, शॉक लगने का दर बढ़ जाता है। तो अगर आपने अर्थिंग कर रखी है, अर्थ वायर आपने जोड़ रखे हैं, तो वो सारा एक्सेस चार्ज जो होगा बेटा वो अंडरग्राउंड ग्राउंड में चला जाएगा, जिसके वजह से आपको शॉक नहीं लगेगा और वो अप्लायंसेस खराब नहीं होगा। यही एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, और वो ये इंश्योर करता है कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ जाता है तो सर्किट में फर्दर करंट ना जाए और आपके अप्लायंसेस जो है वो खराब ना हो।
ओवरलोडिंग कब होता है बेटा? जब हम लोग एक ही सीरीज में बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, बहुत सारे अप्लायंसेस को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हर एक अप्लायंसेस के पास सफिशिएंट वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से वो अंडर परफॉर्म करता है, और इसी सिनेरियो को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। अगर हम लोग आगे शॉर्ट सर्किटिंग की बात करें, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, शॉर्ट सर्किट कर जाता है बेटा, कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और इसके वजह से करंट जो होता है वो सडनली आपका इंक्रीज हो जाता है और आपके अप्लायंसेस को खराब कर देता है बेटा। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, और हमने 10 मिनट के अंदर में इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिया है। ये है बेटा इग्नाइट क्लासेस का रिजल्ट। आप 10th में पढ़ाई कर रहे हो, हम आपके लिए 10th के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस ला रहे हैं, और ये जो आपको पीछे नजर आ रहा है, ये हमारा पिछले साल 2024 का क्लास 10th का रिजल्ट है, विच इज बेस्ट इन नॉट ओनली इन आवर सिटी, इन फैक्ट बेस्ट इन कुशीनगर बेटा। 96%, 95.8%, 93.6%, 93.2%, और कम से कम 10 बच्चे और जो है 90% से ऊपर है। तो ये चांस आपका भी हो सकता है, और ये सारे बच्चे हमारे साथ 11th में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई विल से एंड आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट स्टडिंग विथ इग्नाइट क्लासेस आइदर इन कसिया ब्रांच और इन Padrona. That's all from my side. Thank you. Have a nice day.